वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जो 10th क्लास है उसका हम लोग लाइट चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है ना। और यह लाइट चैप्टर विभिन्न कंपटीशन के एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। तो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं इस पृथ्वी पर जिसमें लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबका निचोड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं और भी आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अतः आप इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये तो नॉर्मल वीडियो है। ये वीडियो मैंने बहुत सारे किताबों से मैच करके और तब इसको बनाया है। अतः आप इसको बढ़िया से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो लाइट चैप्टर जो है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और लाइट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन बने, हम लोग आज उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट चैप्टर को। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लाइट चैप्टर जब पढ़ने जा रहे हैं हम, तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश। अगर ये प्रकाश है क्या, तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि यह एक भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है। प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। सपोज दैट कि आपके कमरा में लाइट नहीं है तो आप वस्तु को देखिएगा, नहीं देख सकते हैं। बस समझ रहे ना? तो कमरे में लाइट है तो आप वस्तु को देख पा रहे हैं, कमरे में लाइट नहीं रहेगी तो वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा इसलिए है क्योंकि देखिए ना, पृथ्वी पर के जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी है, वह प्रकाश के सहारे ही तो है जी रहे हैं। वरना अगर प्रकाश में ऊर्जा नहीं होती तो हम बहुत सारे कार्य क्या करते हैं, प्रकाश से करते हैं, वो हम नहीं कर पाते। सिंपल बात है। उसके बाद से और आगे बढ़िएगा तो आपको ये कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है यह। अब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है कि वैसा वेव का मतलब होता है तरंग। तरंग का मतलब होता है कि अगर हम जैसे कि कोई भी तरंग का मतलब क्या होता है? किसी भी माध्यम में जब हम थोड़ा सा विक्षोभ करते हैं, यानी विक्षोभ उत्पन्न होता है, यानी कहीं पे हम हाथ मारते हैं और उसमें से कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है, यानी उसमें कुछ कण दोलन करते हैं तो वहां से तरंग उत्पन्न करता है, तो उसे हम तरंग कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस माध्यम होते हैं। तो प्रकाश के लिए जरूरी नहीं है कि माध्यम की आवश्यकता हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो चलिए हम लिखते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि मैं बताऊं तो मुझसे छूटे नहीं, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं लिखता हूं क्योंकि ये छूटे नहीं, वरना पढ़ाना बहुत है, छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वरना ये सारी चीजें तो ऐसे ही मुझे याद है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्रकाश यह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले लिखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। यह लाइट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद से अब हम देखें कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वैसी तरंग होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता, माध्यम नेसेसरी नहीं होता है। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि ध्वनि का मतलब होता है साउंड। तो साउंड को चलने के लिए उसको मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठोस में ज्यादा चलता है, द्रव में उससे कम चलता है और गैस में बहुत कम ही मात्रा में चलता है वह। और आप जानते हैं कि वैक्यूम में तो साउंड जाता ही नहीं है। जैसे कि चंद्रमा पर चले जाएं, कोई क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पर चले जाइए और आप बोलिए तो आपका साथी सुन पाएगा? बिल्कुल नहीं सुन पाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी मीडियम नहीं है, ना ठोस, ना द्रव, ना गैस। वहां पर वैक्यूम है तो नहीं सुन सकता है हमारी आवाज को, ठीक है ना। तो और प्रकाश वहां पे
जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रकाश के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन ध्वनि के लिए मीडियम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। बात समझ ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंग होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव वैसी तरंगें होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम इज नॉट रिक्वायर्ड, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। अब आपको मैं बता रहा हूं, ये विद्युत जो चुंबकीय तरंगे होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इनका जो परिसर होता है, परिसर रेंज जो होता है वह 10 के पावर -4 से 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उनका रेंज कितना होता है, यानी कवर्ड कितना होता है, यानी उनकी क्षमता कितनी होती है, तो 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 मीटर होती है। वो गेट को बंद कर दो, ठीक है ना। 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इनका रेंज आपको समझ में आ गया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको समझ में आ गया। प्रकाश की चाल की बात करें, अब प्रकाश के और आगे हम लोग बढ़े तो देखिए प्रकाश की चाल, देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वायु में, ठीक है ना, वायु में या निर्वात में, वायु या निर्वात में अगर प्रकाश की चाल करें तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यह वायु में प्रकाश की चाल होती है ना, ठीक है ना। यानी अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश वायु में, यानी ये वायु जो हम लोग सांस ले रहे हैं, इस वायु में चाहे निर्वात में, आप लोग जानते हैं निर्वात में भी प्रकाश जा सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में यह 3 लाख किलोमीटर चला जा सकता है। सोचिए 1 सेकेंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोड़िए, हजारों की बात छोड़िए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में जाता है। सोचिए कितना फास्ट है प्रकाश जो है वायु में, ठीक है ना। और बात करें कांच में प्रकाश जो होता है वह जाता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना से जाता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में जाता है। पानी में बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाता है। कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से जाता है। रॉक साल्ट में बात करें तो ये जाता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जाता है। या एक और बात करें नाइलॉन में बात करें तो ये जाता है आपका कितना, ये भी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से क्या होता है, जाता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कांच में 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रॉक साइड में 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड, और नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से प्रकाश जो है गति करता है, यानी जाता है, इतना तेज के रफ्तार में जाता है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो होता है, देखिए सूर्य का प्रकाश हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है ना। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि नाइलॉन में प्रकाश की चाल इतना हो गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 500 सेकेंड में पहुंचता है। कितना सेकेंड में पहुंचता है, 500 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश कहां, अर्थ तक 500 सेकेंड में पहुंचता है। 500 सेकेंड का अगर निकालिएगा, आप 60 से भाग दीजिएगा तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड के करीब में आएगा आपका, ठीक है ना। 8 मिनट 20 सेकेंड के करीब में आपका आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना दूरी तक कितना समय लगता है, तो अगर 8 के पावर 8 मिनट 12 सेकेंड से लेकर, या 8 मिनट 8 सेकेंड से लेकर और 8 मिनट 20 सेकेंड तक दिया हो,
बीच में कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, किसी किसी किताब में देता है 8 मिनट 12 सेकेंड, क्या देता है 8 मिनट 12 सेकेंड, किसी किसी किताब में देता है 8 मिनट 16 सेकेंड, किसी किसी किताब में देता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ से कोई भी आएगा 8 से ऊपर और 20 से नीचे या 20 तक, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में मात्र 1 सेकेंड लगाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का लाइट पृथ्वी तक आने में मात्र कितना लगाता है, 1 सेकेंड लगाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगाता है, 1 सेकेंड लगाता है। अब आपको मैं कुछ वैज्ञानिक के नाम बता रहा हूं जिनको आपको याद रखना है। ये जो प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात करी थी रोमर नामक साइंटिस्ट ने 1676 ईस्वी के करीब में। कब, लगभग आपका 1676 ईस्वी में रोमर ने जो है प्रकाश की चाल सबसे पहले क्या करी थी, ज्ञात करी थी। यानी प्रकाश की चाल ज्ञात करी थी, प्रकाश कितना रफ्तार से दौड़ता है, इसको क्या किया था, रोमर ने ज्ञात किया था। समझ में ना। और किस पर ज्ञात किया था, तो बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनामीड। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरूर बरूर। तो बृहस्पति क्या होता है, हमारे सौर मंडल का, सौर मंडल मतलब आकाश में 8 गो ग्रह है, उनमें सबसे बड़ा ग्रह है और उसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनामीड। उसी गैनामीड के ऊपर रोमर ने जो है प्रकाश की चाल को क्या किया था, ज्ञात किया था। 1676 ईस्वी की बात है यह। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात करी थी, तो कहिएगा प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात करी थी रोमर ने। किस पर, तो गैनामीड पर, जो बृहस्पति ग्रह का क्या है, उपग्रह है। बात यहाँ तो समझ में आ गया। आगे बढ़े तो सबसे पहले इसको मुझे मिटाने की जरूरत है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटाने वाला दीजिए। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी गैनामीड के ऊपर 1676 ईस्वी में। उसके बाद आइए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। प्रकाश के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना क्या किया, सिद्धांत प्रस्तुत किया, अलग अलग थ्योरी दिया अपना, है ना। ठीक है ना। तो उन थ्योरीज को एक बार देख लेना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, हाइगेंस, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा हाइगेंस ने क्या दिया, तो तरंग का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन पूछेगा तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। अब तरंग क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए तरंग क्या है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद तरंग जो होता है 2 प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है और अनुदैर्ध्य धार्य तरंग होता है। ठीक है ना, अनुदैर्ध्य धार्य तरंग होता है। तो अब अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य धार्य तरंग। तरंग की अनुदैर्ध्य उसके बाद तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जिसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेव लेंथ। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, वेव लेंथ होता है। यानी तरंग की दूरी को वेव लेंथ। तरंग 2 प्रकार, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव होता है। इसमें प्रकाश के कण क्या होते हैं, लंबवत दूरी तय करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी कण क्या होता है, लंबवत दूरी तय करता है। इसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जब संपीड़न और विरलन का गुण पाया जाता है, यानी एक दूसरे को धक्का दे के आगे निकलते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। इसको मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, है ना। तरंग, तो हाइगेंस ने क्या दिया था, तरंग का सिद्धांत दिया था। इसको आपको याद करना है। ठीक है ना। उसके बाद से और वैज्ञानिक आए, यहाँ पे चले न्यूटन साहब की बात करें। न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, कणिका का सिद्धांत दिया था। तो पूछेगा कणिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। कणिका का सिद्धांत क्या है, तो प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या होता है, कणों के रूप में चलता है। प्रकाश कणों के रूप में चलता है। यह किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया था। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। न्यूटन ने बताया था प्रकाश कण के रूप में चलता है। सपोज दैट आप कभी खपड़ेल वाले घर में गए होंगे तो देखे होंगे प्रकाश जब आता है तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है ना। उसे ही टिंडल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, आगे हम लोग
पढ़ेंगे। बात समझ रहा ना? तो न्यूटन ने क्या दिया था? कणिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। उसके बाद और आगे आइएगा तो उसके बाद से हम लोग आ जाए आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन जिनका प्रकाश के संबंध में E बराबर mc² एक फॉर्मूला है कि इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था। इन्होंने क्या किया था? आइंस्टीन ने फोटोन का सिद्धांत दिया था। क्या किया था? फोटोन का सिद्धांत। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है। फोटोन का सिद्धांत क्या है? प्रकाश जो है ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। फोटोन का सिद्धांत क्या है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। बंडलों के रूप में चलता है। तो ये दिया था आइंस्टीन ने फोटोन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? तो कहिएगा कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना? यही आइंस्टीन ने जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज नहीं बल्कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या किया था? व्याख्या किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो कहिएगा आइंस्टीन ने किया था। तो कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को 1922 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज एक प्रकार का बहुत बड़ा प्राइज होता है जिसका मतलब कि नामकरण या इनका बिल्डर जो थे अल्फ्रेड नोबेल थे, जो स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है ना? उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन का रहने वाले थे। यही स्वीडन के रहने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने जो है नोबेल प्राइज विकसित किया। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे आप लोग पढ़िएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? जो भी देश के लिए अच्छा काम करते हैं, शांति का काम करते हैं या किसी क्षेत्र में साहित्य में काम करते हैं, इन सब के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है ना? तो नोबेल प्राइज इनको मिला था कब? 1922 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो प्रकाश के फोटोन का सिद्धांत समझ में आ गया। किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या किया था? व्याख्या किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है मैं इसको यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों से। तो देखिए ये समझ में आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। अब आपको मैं बता दूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या, है ना? क्योंकि आपको जानने का इच्छा होता होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किया था किसने? आइंस्टीन ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है? ठीक है ना? तो चलिए आपको मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करते चलता हूं। ठीक है? देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था किसने? आइंस्टीन ने। हालांकि खोज नहीं किया था। खोज तो एक्चुअली बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया था, जैसे कि आपका लेनार्ड थे, मिल्किन थे, कुछ दिन थेल्स ने भी उस पर काम किया था। ठीक है ना? थेल्स नामक साइंटिस्ट ने भी कुछ दिन उस पर क्या किया था? काम किया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं PHOTO, फोटो ELECT, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना? फोटो का मतलब होता है प्रकाश। फोटो का मतलब तस्वीर नहीं होगा। फोटो का मतलब क्या होगा? प्रकाश। यहाँ पे साइंस में फोटो का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो इसकी व्याख्या किया था आइंस्टीन ने। हालांकि खोज तो इन सबको जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? अच्छी तरह से समझा नहीं पाए। जैसे बहुत सारी बातें इंसान जो है ना जान जाता है, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। हालांकि ये लोग बता दिए थे, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। सबसे पहले ये दोनों वैज्ञानिकों ने एक बार प्रयोग किया। इनके बारे में बता दें। ये दोनों वैज्ञानिक ने एक बार प्रयोग किया। क्या कि एक परखनली लिया, ट्यूबलाइट लिया। ठीक है ना? इन दोनों वैज्ञानिक लेनार्ड और मिल्किन ने एक ट्यूब लिया। ट्यूब लेने के बाद क्या किया कि यहाँ से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक यहाँ पे प्लस लगा दिया और माइनस वाला थोड़ा छोटा होता है, याद रखिएगा। ये माइनस ले लिया, एक बैटरी लगा दिया और यहाँ पे बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया?
बल्ब लगा दिया और यहाँ पे क्या किया, एक शीशा का, एक कांच का आपका कोई स्लाइड जोड़ दिया, ठीक है ना। कांच का क्या कर दिया, स्लाइड जोड़ दिया। कांच मतलब कि शीशा का स्लाइड जोड़ दिया, ठीक है ना। किसने, लेनार्ड और मिल्किन ने। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे शीशा है, और शीशा क्या होता है, शीशा क्या होता है, शीशा से विद्युत धारा प्रवाहित थोड़े होती है। शीशा का ही ट्यूबलाइट लगा दिया तो ये बल्ब कभी जलेगा, मैंने सिंपल में समझिए। यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से करंट करेंगे, यहाँ पे स्विच भी लगा दीजिए, आपको नहीं मन कर रहा है तो स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन कर दिए, क्या यह बल्ब जलेगा क्या, अरे बिल्कुल नहीं जलेगा भाई। यहाँ पे शीशा लगा दिएगा, शीशा से कैसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दिया, यहाँ पे शीशा का ट्यूबलाइट लगा दिया, ठीक है ना। क्या किया, बैटरी लगाया, ये मीडियम फिट कर दिया, यहाँ पे शीशा लगा दिया। शीशा से ये बल्ब जलेगा, कभी नहीं जलेगा, ठीक है ना। लेकिन बल्ब जलाने का प्रयास उन लोगों ने किया। अब देखिए क्या किया उन्होंने, यहाँ से इस ट्यूबलाइट पर इन्होंने क्या किया, सनलाइट को क्या किया, सनलाइट को क्या किया, भेजा। सनलाइट को नहीं बल्कि प्रकाश को सनलाइट को हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक प्रकाश को भेजो, प्रकाश को इस पर क्या किया, प्रकाश को इस पर क्या किया, भेजा, राइट। इस ट्यूबलाइट पर क्या किया, इस परखनली, शीशा वाला परखनली पर क्या किया इन्होंने, प्रकाश को भेजा। प्रकाश में एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट किरण को भेजा, यूवी को भेजा, अल्ट्रा वायलेट किरण जो हमारे लिए काफी हानिकारक है। अल्ट्रा वायलेट किरण हमारे लिए क्या है, काफी हानिकारक है। इन्हीं से ना त्वचा का कैंसर हो जा रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट किरण को इस पर क्या किया, भेजा, ठीक है, बहुत रफ्तार में भेजा। अब रफ्तार में भेजा तो देखा ये बल्ब जलने लगा, बल्ब जलने लगा। अब बल्ब जलने लगा तो ये लोग बता नहीं पाए कि बल्ब जला कैसे, है ना। ये लोग खोजते रह गए, दिमाग से नहीं लगा इन लोग के। तो कुछ दिन के बाद आए आइंस्टीन साहब। क्या, कौन आए, आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साहब बोले कि अच्छा ये लेनार्ड और मिल्किन नहीं समझा पाए लोग, मैं समझाता हूं अच्छा तरीका से। उन्होंने कहा कि एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने ये ले लीजिए, आपको एनोड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एनोड। और यहाँ पे ले लिया इन्होंने कैथोड। क्या ले लिया, कैथोड। ये एनोड 9th क्लास में पढ़ाए थे, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। और ये क्या है, कैथोड लिया, ये एनोड लिया, और ये क्या किया, कैथोड लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्चुअली कहा क्या कि लेनार्ड और मिल्की ने प्रयोग को बिल्कुल अच्छा तरीके से किया था। इन्होंने व्याख्या किया कि एक्चुअली होता यह है कि जब अल्ट्रा वायलेट किरण जब आता है यहाँ पे तो क्या होता है, प्रकाश में क्या होते हैं, कण होते हैं। प्रकाश क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है ना। और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस पर पड़ता है, जब इस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये इधर क्या, ये इनके कोणों की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। माने किसी भी ये ट्यूबलाइट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, राइट। कहीं भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इसमें कुछ ईथर भर दिया, सपोज ईथर वगैरह कुछ भर दिया, एक मीडियम कोई भर दिया, कोई भी मीडियम भर दिया, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड कर दिया। मीडियम का मतलब होता है खाली जगह नहीं छोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे मीडियम कुछ था, तो कहा उन्होंने कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे रही थी, गति प्रदान कर दे रही थी। सिंपल में समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो खाली जगह था इसमें कुछ ना कुछ क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। और प्रकाश में भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो प्रकाश में इलेक्ट्रॉन था, तो यह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पड़ा तो इसको क्या किया, गति प्रदान किया। अब आप बताइए यह इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, प्रोटॉन की तरह गति करेंगे ना। तो जब इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा किसकी तरफ, प्रोटॉन की तरह खिंचाएगा, धन आवेश की तरफ। तो ये परिपथ पूरा नहीं हो गया, ये परिपथ क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन का संचरण इसमें होने लगा तो इलेक्ट्रॉनों के ही सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा तो ये बल्ब नहीं जल जाएगा, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने यह बातें आपको क्या करिया, बता दिया। बात समझ रहा ना। कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति करने लगते हैं, जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। जब गति करने लगते हैं तो
ये क्या होता है, परिपथ पूरा हो जाता है। अब परिपथ पूरा होता है तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। यही कारण है ना कि हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, ये सोलर सेल में करते हैं ना। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग कहाँ है, तो फोटो इलेक्ट्रिक उपयोग का इसका उपयोग है, आप सोलर का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर लगा दिए आप, ठीक है ना, सोलर लगा दिए, जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देती है ना, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें गति करने लगते हैं, तो गति करने लगते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होने लगती है। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल का खोज नहीं हुआ रहता तो आज सोलर हम लोग नचा पाते या सोलर का हम लोग उपयोग कर पाते, नहीं कर पाते। देखो तो कितना बड़ा उपयोग किया फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। कहा कि यहाँ पे कोई भी अर्धचालक लगा दीजिए, अर्धचालक लगा दीजिए जिस पर प्रकाश पड़े तो इलेक्ट्रॉन क्या होने, उससे निकलने लगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी। यही कारण है कि आज आइंस्टीन को इतना बड़ा लोग जो है मानते हैं। बात समझ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा की गई। देख लिया 1922 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1905 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रवाह की क्या किया था, व्याख्या किया था। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था, आपका आइंस्टीन ने दिया था। कणिका का सिद्धांत किसने दिया था, आपका न्यूटन ने दिया था। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने करी थी, तो रोमन ने ज्ञात करी थी। उसके आगे और आए हम लोग तो देखिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लॉक ने। प्रकाश का क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लॉक ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लॉक ने दिया था। ये आपको याद रहना चाहिए। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं, व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है, तो इसको बताया था यंग ने। व्यतिकरण क्या होता है, इसको बताया था यंग ने। अब व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति की तथा समान आयाम के, अब आवृत्ति क्या है, आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और आयाम है ना, समान आवृत्ति और समान आयाम के प्रकाश के कण जो होते हैं किसी सतह पर पड़ते हैं तो क्या होता है, व्यतिकरण की क्या होती है, घटना होती है। ये सभी क्या होता है, प्रकाश का ये घटना होती है। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो यंग ने दिया था। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद से सूरज से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर जो होती है 4 × 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, सूरज से पृथ्वी को कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, 4 × 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड प्राप्त होता है। बहुत बड़ी एनर्जी हो गई। बात समझ रहे ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूरज से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर कितना है, तो 4 × 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड हो गया। विवर्तन जिसको डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, इसको फ्रॉनहोफर ने बताया था। विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रॉनहोफर ने बताया था। ठीक है ना। प्रकाश के विवर्तन की घटना, प्रकाश की विवर्तन की घटना से जो होता है वह ध्रुवण की घटना जो होती है आपकी व्याख्यित होती है। आगे मैं बताऊंगा किसी खास दिशा। अब ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन। प्रकाश के किसी खास दिशा में जाना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्रुवण क्या है, पोलराइजेशन क्या है, तो प्रकाश का किसी खास दिशा में जाना क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। ठीक है ना। तो व्यतिकरण के सिद्धांत से ध्रुवण की घटना की व्याख्या होती है। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं व्यतिकरण के सिद्धांत से ध्रुवण की घटना की पुष्टि होती है। ध्रुवण की घटना की पुष्टि होती है। व्यतिकरण के सिद्धांत से ध्रुवण की घटना की क्या होती है, पुष्टि होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। पोलराइजेशन, प्रकाश के किसी खास दिशा में जाना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अब यहाँ पे तरंग के बारे में बता दिए आप लोगों को। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। तरंग दैर्ध्य, देखिए ये तरंग ऐसे मान लिया, ऐसे तरंग है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। तरंग, अब ध्यान से बोर्ड पर देखो, तरंग है यो। जब हम कहीं पे मारते हैं तो उसमें कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है तो तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जैसे पानी में हम पत्थर डालते हैं तो पानी में कुछ हलचल पैदा होगा ना, तो वहीं से क्या निकलती है, तरंग निकलती है। उनको क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है ना। अब तरंग जान गए हम लोग। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो देखिए
दो तरंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यही ये दो तरंग है ना, ये देख रहे हैं ना, ये तरंग, दो तरंग, ये तरंग और ये एक तरंग, तो दोनों तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसको वेवलेंथ बोलते हैं, इसको लैम्डा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो लैम्डा सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसको ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग श्रृंग, क्या बोलते हैं? श्रृंग। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? गर्त। याद रखिएगा, दो तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इस ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग, नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? गर्त कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए, अनुप्रस्थ तरंग दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वैसे तरंग को कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग वैसे तरंग को कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जो लंबवत गति करता है। कैसा गति करता है? तो लंबवत गति करता है। जैसे किसी रस्सी को आप झाड़िएगा, ऐसे किसी रस्सी को झाड़िएगा तो ऐसे लंबवत गति करेगा ना, तो ऐसे तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, ठीक है। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फास्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो जब किसी रस्सी को हम पकड़ के ऐसे झाड़ेंगे तो जो तरंग निकलती है वो क्या होती है? लंबवत होती है, यानी एक बार श्रृंग और गर्त के रूप में गति करता है। तो ऐसे तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कोई दिक्कत नहीं ना है। और जब प्रकाश जो होता है यह कण के रूप में होता है, और ऐसे कणों को यहाँ पे धक्का देके जो कण गति करते हैं, यहाँ से ये आगे बढ़ा, धक्का दिया गया तो कण कुछ आगे बढ़ा, फिर यहाँ से धक्का मिला तो कुछ कण आगे बढ़ा, यहाँ से कुछ कण धक्का मिला तो आगे बढ़ा। यानी स्प्रिंग जैसे देख लीजिए, ये स्प्रिंग में ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, ऐसे। तो श्रृंग, ये संपीड़न और विरलन, तो ये संपीड़न है, ये क्या है? संपीड़न है। और ये जगह क्या होता है? विरलन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो स्प्रिंग जो होता है उसमें जब आगे बढ़ता है, स्प्रिंग जब ऐसे करते हैं तो ये संपीड़ित हो गया, और ये क्या हो, उसके बाद से ये विरलन का गुण आ गया। संपीड़न और विरलन, यानी फैलाव और खिंचाव का गुण क्या कहलाता है? ये जब तरंग ऐसे गति करेगा ना, ऐसे गति करता है, तो हम इसे कहते हैं क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। यह एक प्रकार ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से इसको धक्का मिलेगा, आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से इसको धक्का मिलेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो संपीड़न और विरलन के चलते जब आगे बढ़ते जाता है तो उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? 330 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। ध्वनि में कितना होता है? 300, वायु में कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे ज्यादा ठोस में होता है ध्वनि की चाल। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए। यहां तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है ना। मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल साहब ने भी बताया था कि प्रकाश जो होती है वह चुंबकीय, प्रकाश के चुंबकीय गुण का बारे में मैक्सवेल ने बताया था। प्रकाश के किसके गुण के बारे में? प्रकाश के चुंबकीय गुण, है ना। प्रकाश चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसके बारे में किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। ये आपको यहां तक क्लियर हो गया। सभी साइंटिस्ट के नाम मोटा बेटी हम लोगों ने क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। अब चलिए कुछ टॉपिक है जिनको हम लोग क्लियर करें। तो प्रकाश चैप्टर में हम लोगों को मेनली पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ना है? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, किसी दर्पण पर पड़ती है, तो टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है? उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। उसी माध्यम में लौटने की घटना को इस लौटने की
घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोगों ने ये फिगर बहुत बार पढ़ा होगा। सपोज डेट यह एक दर्पण है, नीचे यहाँ पे पेंट कर दीजिए, आप लोग क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित होती है, ठीक है ना। देखिए प्रकाश की किरण दर्पण में क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो इसे हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। इसको रट्टा मत मारिएगा लोग। प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी वैसी किरण जो दर्पण पर आपतित होती है, माने आ रही है, पतित माने गिर रही है, आपतित होती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। तो याद करने की जरूरत है, प्रकाश की किरण किसी स्रोत से दर्पण पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हुई तो आपतित किरण, दर्पण से टकराई, दर्पण टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली गई तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इसको लिख देते हैं हम, आपतित किरण, इंसिडेंस रे बोलते हैं इसको। परावर्तित होती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। याद रहेगा, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, यानी लंब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, यानी अभिलंब कहते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो दो नियम है। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक नंबर नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है ना, वह दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक नंबर नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वह कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतित किरण अगर यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे आई तो रिफ्लेक्ट कितना डिग्री के एंगल पर होगी, 60 डिग्री। अगर 30 डिग्री के एंगल पे आएगी तो रिफ्लेक्ट कितना डिग्री के एंगल पर होगी, 30 डिग्री के एंगल पर होगी। तो इसको हम लोग पहला नियम कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु में डाला गया अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम बता रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का यह दूसरा नियम है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसी दिशा में लौट के चली जाती है। इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी उबड़ी खुबड़ी सतह पर पड़ती है, यानी चिकनी सतह पर नहीं पड़ती है, तो वह हमेशा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होते रहती है। हमेशा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होते रहती है। इसको क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और इसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक आगे आइए। इतना समझने के बाद में आपको मैं समझा रहा हूं ये। अब एक दो टॉपिक है, अब देखिए। एक आपको पढ़ना है बी परिवर्तन। क्या पढ़ना है, बी परिवर्तन, और एक पढ़ना है पार्श्व बी परिवर्तन। पार्श्व बी परिवर्तन, ठीक है ना। तो बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। बी परिवर्तन क्या होता है, बी परिवर्तन, देखिए बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन एक प्रकार की घटना होती है जिसको आप जानते हैं अच्छा तरीका से। देखिए जब है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब
जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के तहत, क्षैतिज अक्ष के तहत 180 डिग्री पे घूम जाता है, 180 डिग्री पर घूम जाता है, उसे बी परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बी परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में किसी वस्तु का इमेज बनना है, जैसे कि मान लीजिए ये इसको बोलेंगे क्षैतिज है, 100 कितना डिग्री के एंगल पर है? 180 डिग्री के एंगल पे है। अगर पी हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये नीचे पी कैसा दिखाई देगा? नीचे पी कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा ना। तो ये अरे ऊपर है तो ये नीचे दिखाई देगा ना। तो इसको बोलेंगे हम, ये बी परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है ना। क्षैतिज अक्ष के तहत है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे लिखे हैं तो ये कैसे दिखाई देगा? ये हमारा दिखाई देगा ऐसे। ये अगर ऐसे है तो ये दिखाई देगा आपको, ये ऐसे है, और ये दिखाई देगा ऐसे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये उल्टा इसका क्षैतिज अक्ष के तहत क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जैसे कि हम एम लिखे हैं ऐसे, तो ये एम कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। तो यह इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? बी परिवर्तन। बी परिवर्तन इमेज समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं पार्श्व बी परिवर्तन। तो पार्श्व बी परिवर्तन के लिए कुछ नहीं है, इसमें वही काम है। हम सिर्फ इसको लिख देते हैं पार्श्व, यहाँ पे डाल देते हैं पार्श्व, और यहाँ पे बी परिवर्तन जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे क्षैतिज जगह पर हम डाल देते हैं उदग्र। क्या डाल देते हैं? उदग्र। आप लोग उतार लिए होंगे। उदग्र अक्ष के तहत ये 180 डिग्री के भी झुक जाता है, 180 डिग्री घूमता है। जैसे देखो अब यहाँ पे अब क्षैतिज नहीं रहेगा, अब कैसा रहेगा? खड़ा रहेगा। अगर पी हम ऐसे बनाए हैं तो यह पी कैसे दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। अरे हाँ या ना, यह ऐसा दिखाई देगा। अगर हम क ऐसे लिखे हैं तो यह क हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। अगर हम जी ऐसे लिखे हैं तो यह जी हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। दिखाई देगा ना। जैसे कि हम अगर म ऐसे लिखे हैं तो ये म हमें कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व बी परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम बताते हैं क्या, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है और आगे पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है ना, दर्पण क्या है, विवर्तन क्या है ना। उसके बाद से आपका पूर्णांतिक परावर्तन क्या है, स्टेटोस्कोप क्या है आपका, ये सब चीजें हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।